कल 76 तक मैथ का ऑब्जेक्टिव जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है ना, इसमें 76 तक हम आपको बताए हुए थे। 76 के बाद 77 तक, 77 से बताना था। ये 76 को ऑब्जेक्टिव बताए थे। उसके बाद ये देखिए, ये क्या है, निम्नांकित समुच्चय में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 के मूल होगा। यानी कि x² - 5 का जो मूल होगा, यानी कि x² - 5 = 0, इसका मूल निकालिए या शून्यक निकालिए। इसका जो शून्यक होगा यानी कि मूल होगा, वह प्राकृत होगा कि अपरिमेय होगा कि परिमेय होगा कि पूर्णांक होगा। तो निकाल के देखिए, x² = 5, स्क्वायर उस साइड जाएगा तब +- यानी x का मान यानी कि मूल जो हो गया इस समीकरण का मूल, वो प्लस में √5 हुआ और एक माइनस में √5 हुआ। तो √5 क्या होता है, अपरिमेय होता है, तो अपरिमेय में हम टिक मारेंगे। अगला है द्विघात समीकरण इतना के मूल बराबर हो तो, यानी कि ax² + bx + c के मूल बराबर हो। यानी कि दिया हुआ ax² + bx + c के मूल बराबर हो, यानी कि d के मान जो हो ना बराबर होगा। यानी कि b² - 4ac = 0, यानी b² बराबर क्या होगा, 4ac होगा, ये वाला आएगा। तो इसमें टिक मार देंगे। मूल बराबर कहता है, यानी कि मूल बराबर के मतलब विवेचक भी क्या होगा, बराबर होगा। तो विवेचक का सूत्र b² - 4ac होता है, और a का मान a है, b का मान b है और c का मान c है। हमको सॉल्व करने पर इतना आ जाएगा। द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक, विवेचक का सूत्र होगा आपके पास, वो सूत्र पर बैठा देंगे। समीकरण क्या है, 2x² - 4x + 3 = 0, यानी कि a का मान हमारे पास 2 है, b का मान -4 और c के मान 3, और d निकालना है, यानी कि विवेचक निकालना है। विवेचक को ही विविक्तकर कहते हैं। तो b² - 4ac, b का मान है -4, स्क्वायर -4 × a का मान 2, c का मान 3, 16 - 8 = 24, यानी कि माइनस कितना होगा, 16 × 8 = 24, माइनस में 8 होगा। अब माइनस में 8 होगा, ये हमारे पास आंसर आ गया। फिर से कहता है 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक निकालें। इसी प्रकार से फिर से समीकरण दूसरा है, क्या दिया हुआ है, 3√3x² + 10x + √3 = 0 का विवेचक निकालना है। तो विवेचक का तो सूत्र वही होता है। इसमें a का मान कितना हो गया, 3√3, b का मान कितना हो गया 10, और c का मान कितना हो गया √3। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac, b का मान है 10² - 4, और a का मान कितना है 3√3, और c का मान कितना है √3। 10 का स्क्वायर 100, 4 × 3 = 12, 3 × 48, 48 को घटाइएगा तो कितना होगा, 2 52, 52 आया क्या, 52 है इसमें, 52 कैसे आ गया भाई, यहाँ 10 का स्क्वायर 100 माइनस 36 होगा बाबू, यहाँ पे 36 घटाइएगा तो 4 और 6 64 आ गया, यहाँ पे ये आंसर आ गया। अब अगला सवाल कहता है के किस मान के लिए इस समीकरण के मूल बराबर होगा। यानी कि ये जो समीकरण है इसका मूल बराबर होगा। तो इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो यहाँ पे क्या है, 4x² - kx + 16 = 0। इसमें मूल बराबर यानी कि d के मान जो है बराबर है, यानी कि b² - 4ac = 0। b का मान कितना है, k² - 4a और c = 0। k² - 4 × 16, 16 2 56 = 0, और k बराबर इधर आके 256 हो जाएगा। इसका वर्गमूल +-16, यानी कि प्लस में 16 और माइनस में 16, ये वाला होगा हमारा आंसर। उसका कहता है के किस मान के लिए इतना के मूल वास्तविक एवं असमान होगा। वास्तविक एवं असमान में क्या होता है, वास्तविक समीकरण क्या है हमारे पास, kx² + 4x + 1 = 0। वास्तविक एवं असमान में होता है d > 0, यानी कि मूल कब वास्तविक एवं असमान होता है, जब d का मान
विवेचक का मान 0 से बड़ा आता है, इसीलिए हम लिखते हैं डी बड़ा है 0 से, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। बी के मान 4 स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा होगा 0 से। 16 माइनस 4k बड़ा होगा 0 से, यानी 16 4k को उस साइड ले जाएगा तो प्लस में 4k, यानी इसको काटिएगा तो 4 मरतबे 4 बड़ा होगा केस, यानी के 4 जो होगा छोटा। देखिए इसका मतलब क्या है, 4 बड़ा, इसका मतलब है 4 बड़ा, इसको ऐसे लिखा तो के ऐसे लिखिए, यानी कि के का मान जो है 4 से छोटा है। तो ये वाला आंसर हो गया यहाँ पे। इसके बाद 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 83 नंबर सवाल देखते हैं, क्या है। AP 4, 10, 16, 22 का सर्वांतर। सर्वांतर के मतलब क्या होता है, पदांतर, इसी को डी कहते हैं, इसी को डी कहते हैं, माने समांतर श्रेणी में डी इसको कहते हैं सर्वांतर को। तो डी निकालते कैसे है, कभी भी सर्वांतर निकालने का तरीका होता है, दूसरा पद में से पहला पद आप घटाइएगा तो सर्वांतर आएगा, यानी 10 में से 4 घटाइएगा तो 6 आएगा। सर्वांतर कभी भी पूछेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कोई ज़रूरी नहीं है आपको कि AP 10, 4, 10, 16, 22 ही रहेगा, AP कुछ भी रह सकता है। तो आपको मान लीजिए AP रहेगा -10, -6, -2 डॉट डॉट ऐसा रहेगा, और इसका कहेगा सर्वांतर निकालने के लिए, ये सर्वांतर कहेगा निकालने के लिए। तो आप क्या कीजिएगा, इस दूसरा पद में से घटाइएगा कथी, पहला पद -10, तो -6 और माइनस माइनस प्लस 10 घटाए के तो 4 आ गया। इसलिए आप ध्यान से बनाइएगा इसमें सर्वांतर निकालने, सर्वांतर निकालने के लिए। अगला देखते हैं, AP के प्रथम पद 2, यानी A का मान 84 नंबर, इसमें A का मान कितना है 2 और सर्वांतर 3 है, यानी D का मान 3 है, तो AP कौन होगा। अब देखिए कोई भी AP बनता कैसे है, आपको A का मान दिया हुआ है और D का मान 3। D का मान होता क्या है कि वो अगला कदम, यानी कि पहला पद अगर 2 है तो उससे अगला पद जो होगा ना 3 जुट करके 2 में 3 जोड़ेंगे या जो आएगा ना वही होगा अगला पद। इससे अगला क्या होगा, इस 5 में 3 जोड़ेंगे, इससे अगला क्या होगा, इस 8 में 3 जोड़ेंगे। इस प्रकार से AP बनता है। 2, 5, 8 कहाँ पे है, तो ये आपका आंसर हो गया। अनुक्रम 5, 7, 9, 11 का कौन सा पद 27, ये वाला बात देखिए, इसमें कहता क्या है 85 अनुक्रम क्या कहता है, अनुक्रम 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट का कौन सा पद 27 है। तो बुआ इसमें A का मान कितना हो गया, A का मान हो गया 5 और D का मान कितना हो जाएगा, 7 में से 5 घटेगा तो D का मान 2, और कौन सा पद 27, यानी TN का मान जो हो गया 27 हो गया। कौन सा पद कहता है, यानी कि AP में स्थित है, उस AP के लाइन में स्थित है 27, तो TN। अब इसके बाद TN का सूत्र लगाइएगा आप यहाँ पे। TN का अगर सूत्र लगाते हैं तो क्या देखते हैं, A + n - 1 × D। TN के नीचे आप क्या रखते हैं 27, A का मान कितना है 5 जोड़ n - 1 का गुणे D का मान 2। इसको सॉल्व करेंगे हम तो 27 में से 5 घटाएंगे इस साइड ला करके, और 2n - 2 यहाँ बच गया 25 बराबर 2n - 2। इस 2 को इस साइड लाइएगा तो कितने होगा, यहाँ पे 22 न होगा बाबू, 27 में 5 गया तो 22, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 बराबर 2n, यानी n का मान कितना आ गया 12। तो 12वां पद जो है क्या है, इसका 27 है, ये होगा आंसर इसका आंसर ये होगा। निम्न में कौन समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी क्या होता है कि उसका हर स्टेप बराबर हो, माने हर टर्म, हर अगला पद जो है ना वो बराबर दूरी तय करे। जैसे में 2 में 2 जोड़े तो 4 आया, और 4 में 4 जोड़ने पर 8 आता है। यानी कि देख रहे हैं 2 में 2 जोड़े, 2 में कितना जोड़े 2 तो 4 आया, और 4 में 4 जोड़ने पर 8 आया, यानी ये दोनों बराबर नहीं आया, इसीलिए क्या है 2 ये वाला AP नहीं है। ये वाला देखेंगे तो इसको तो अभी जस्ट जांचे थे,
देखिए इसको अब कैसे हम निकालेंगे AP है कि नहीं, तो आप क्या कीजिए, इसमें से इसको घटाइए, इसमें से इसको घटाइए। AP जांचते कैसे हैं, इसमें से इसको घटाइए, यानी -6 में से -10 को घटाइए, -6 + 10 कितना आया 4। फिर से -2 में से -6, देखिए इसमें से इसको घटाया तो 4 आया, फिर से इसमें से इसको घटाइए तो घटा कर देखते हैं, -2 में से -6 घटाएंगे, -2 + 6 कितना आ गया 4। फिर से इसमें से इसको घटाइए, फिर से क्या करेंगे, 2 में से -2 को घटाएंगे, 2 + 2 4, यानी यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, सब समान है। तो यानी कि जब D का मान बराबर होता है तो क्या हो जाता है, यह AP हो जाता है। अगला 0 और 50 के बीच विषम संख्या का योग। तो 0 और 50 के बीच जितने विषम संख्या हैं, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... कहाँ तक, 49 तक, 49 तक में जितने विषम संख्या उस सब को जोड़ने पर कितना आता है, तो देखेंगे। देखिए 0 और 50 के बीच में विषम संख्या क्या होता है, 1, 3, 5, 7 ... कहाँ तक होता है, 49 तक, 50 सम हो जाता है। इसमें A का मान 1 हुआ, D का मान 2 हुआ, और ये जो हुआ TN का मान 49 हुआ, TN का मान हुआ, यानी अंतिम पद है। तो हम TN के सहायता से क्या करेंगे, N ज्ञात कर लेंगे। D 49 बराबर A का मान 1 + N - 1 × D 49 - 1 बराबर 2N - 2, यहाँ बच गया कितने, 48, 48 बराबर 2N - 2, इस 2 को इस साइड लाइएगा तो कितना होगा 50, 50, यानी 2N, N का मान कितना आ गया 25, 25 आ गया। बात समझिए, हमको क्या है 1 से लेकर के यानी 0 से 50 के बीच में जो भी विषम संख्या है उसको जोड़ना है। तो 1, 3, 5 इसको कैसे जोड़िएगा, बहुत लंबा हो जाएगा ना वैसे जोड़ने पर। तो हम एक सूत्र क्या करते हैं, पहले N पता कर लेते हैं कि 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या है, तब 25 गो विषम संख्या है। 0 और 50 के बीच में कई गो विषम संख्या है, 25 गो, तब 25 गो विषम संख्या है। तो सूत्र एक सूत्र होता है क्या, विषम संख्याओं का योग। सूत्र होता है विषम संख्याओं का योग, जो होता है जैगो विषम संख्या है उसका स्क्वायर, 25 गो है तो 25 का स्क्वायर। ये वाला सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछ भी सकता है। 625 पहले N ज्ञात करें, उसके बाद N के सहायता से, ये सूत्र ही होता है विषम संख्या का योग का सूत्र होता है N², यानी कि जितने विषम संख्या है ना उसका स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625। अब समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का तीसरा पद ज्ञात करना है, तो आराम से निकालिए। तीसरा पद के लिए क्या होता है, तीसरा पद का समीकरण होता है A + 29D। तीसरा पद का समीकरण क्या होता है, A + 29D। तो इसमें A का मान क्या होगा, देखिए पहला पद 10 और +29, और D का मान क्या होगा, 7 में से 10 घटाएंगे तो -3, यानी 10 और प्लस और माइनस 9 × 27, 2 × 6, 2 × 8, 87, यानी कि माइनस में कितने आ जाएगा, 87 आ जाएगा। ये वाला इसका होगा आंसर। अब अगला देखते हैं 88 के बाद क्या है, समांतर श्रेणी इसका 11वां पद। देखिए यहाँ पे 11वां पद निकालना है, 11वां पद निकालने के लिए क्या होता है, A + 10D। A का मान क्या है, -3, तो -3 + 10 × D का मान। D का मान कैसे निकलेगा, इसमें से इसको घटाना होगा, तो इसमें से इसको घटाइएगा, यानी -1/2 में से घटाना है किसको, -3, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 दे दीजिए, 2 -1 + 3, इसको क्या कीजिए 3 में से 1 घटेगा तो 2/2, कितना होगा, D का मान कितना हो गया 1, तो 1 दे देंगे, -3 + 10 घटा के कितने हुआ 7। A + 11वां पद के लिए 10D, 10 और D का मान -1/2 से -3 घटाना है, तो माइनस +3 2/2, कहाँ कहीं मिस्टेक हो रहा है या सवाल गलती लिखा गया, 2 में से 1 बार D का मान, 2 में से हम 1/2 को घटाएंगे तो 2, 4 + 1, सवाल कहीं गलती हुआ है यहाँ पे,
ये क्या है, -1/2 -3/1 2 -1 + 3। अगर यहाँ पे सवाल गलती दिया हुआ है, सवाल कहाँ गलती है, ये देखिए यहाँ गलती कर रहे थे, यहाँ गलती कर रहे थे। 3 दूना 6 होगा, +6 5/2 होगा डी का मान। तो यहाँ पे 5/2 रख दीजिए, डी का मान 2 5 10, 5 25, 25 में से 3 गया, कितने हो जाएगा 22। तो 22 हो जाएगा। इस प्रकार से ये हो जाएगा। एक एपी के 15 पदों का योग क्या है जिसके प्रथम पद और अंतिम पद, देखिए यहाँ पे कहता है 15 एक एपी है, एगो समांतर श्रेणी है जिसके 15 पदों का योग निकालना है। माने पद कई गो है, संख्या पद के कई गो है 15, प्रथम पद और अंतिम पद। प्रथम पद यानी कि 5 हो गया, प्रथम पद कितने हो गया 5, अंतिम पद कितना हो गया 75। तो प्रथम पद को ए कहते हैं, अंतिम पद को टीएन कहते हैं 75। और देखिए इसका सूत्र होता है, जब आपको टीएन दिया रहे, ए दिया रहे और एन दिया रहे और योग का निकालने के लिए, तो एसएन का सूत्र एक होता है n/2 × ए + टीएन, ये सूत्र होता है। तो एन का मान है 15/2 × ए का मान 5 + 75, 15/2 × 75 5 80, इसको काटिएगा तो 40, 15 चौका 60, 600 इसका उत्तर आ जाएगा। प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। कई गो प्राकृत संख्या के 200 के, यानी कि प्राकृत संख्या कई गो है 200 प्राकृत संख्या है। अब प्राकृत संख्या के योग का सूत्र होता है, याद कर लीजिएगा, प्राकृत संख्याओं का योग का सूत्र होता है n/2 × n + 1, ये होता है सूत्र। तो हम क्या करेंगे, n का मान कितना है 200/2 × n + 1, यानी 200 + 1, इसको काटिएगा तो 100 गुने 200 1 और 201 पर 2 को 0, क्या हो जाएगा इसका आंसर 201 पर 2, ये वाला आंसर हो जाएगा। ये वाला सूत्र आप यह ध्यान रखिए, n का मान दिया हुआ है तो प्राकृत संख्या के लिए n के जगह पर आप मान रख दीजिए, सॉल्व कीजिएगा, आपको आ जाएगा आंसर। अगला सवाल क्या है, 93 नंबर, नहीं, एपी का प्रथम पद ए और पदांतर डी तो एनवा पद, ये सूत्र ही होता है, प्रथम पद ए पदांतर डी एनवा पद, तो टीएन का सूत्र कहता है ए + n - 1 × डी, ये सूत्र होता है। टीएन का सूत्र तो किसका होता है टीएन, एनवा पद का मतलब होता है टीएन, माने कितने टर्म तक है। एपी इसका कौन सा पद शून्य है, इसमें देखिए एपी 21 18 15 में कौन सा पद शून्य है बताएं। कौन सा पद अगर पूछे तो टीएन का मान दे देता है, यानी आपको इसमें दिया हुआ है ए का मान दिया है 21 और डी का मान कितना दिया है -3 और टीएन के मान दिया है 0। तो टीएन वाला सूत्र पर जाइए, ए + n - 1 × डी, यानी 0 बराबर 21 + n - 1 गुने -3, 0 बराबर 21 - 3n + 3, 21 3 27, इस साइड आएगा माइनस में हो जाएगा -3n, n के मान 9 हो जाएगा, यानी 9वां पद है इसका शून्य। तो 9वां पद में हम टिक मार देंगे, ये वाला उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं 94 नंबर प्रश्न। क्या है, यदि 4/5 कहता है 4/5 A2 AP है तो ए का मान निकालें। तो इसमें क्या होता है, ये तीनों जो है एक समांतर श्रेणी में है, ये सवाल और एक और सवाल हो यहाँ पे, ये सवाल, ये दोनों सेम है, ये पहला पद दूसरा पद तीसरा पद, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद। तो जब 3 पद या 4 पद एपी में रहता है तो उसमें आपस में संबंध क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, 2 - ये। अब इसको ए को इस साइड लाइएगा तो 2 और 2 + 4/5,
2 बराबर 5 दूना 10, 4 14/5। यहाँ 2 से 7 मरतबे कट गया, एक का मान कितना हो गया 7/5। सेम काम इसमें है, सेम काम इसमें कीजिएगा। तो ये क्या है, दूसरा पद है, यहाँ पे देखिए दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, यहाँ पे कर देते हैं 2x प्लस 1 बराबर ये वाला पद x, अब माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा, बराबर तीसरा पद माइनस ये, तीसरा पद क्या है 4x - 1, अब माइनस 2x - 1, अब 2x और 1x माइनस 2x में से 1x जाएगा तो x बच गया, ये 1 से 1 कट गया, 4 में से 2 जाएगा तो कितने बचेगा 2x और -2, इसको इस साइड लाइएगा तो कितने बचेगा -x बराबर -2, x का मान कितने आ गया 2 आ गया। अब देखिए दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात, ये यहाँ पे एक चीज़ समझिए, हम आपको बताते हैं। दो समरूप त्रिभुज है, संगत भुजा का अनुपात दिया है, तो इसका स्क्वायर 4 चौका 16 9 9 81, ये इसमें मारिएगा। अगर क्षेत्रफल दिया रहेगा, क्षेत्रफल के अनुपात आप भुजा पूछेगा तो आपको दिया रहेगा 16/81 तो 4/9, इस टाइप से ये बनता है। इसको बनाइएगा तो फिर से समय लगेगा, हम आपको मोटा मोटी बता देते हैं। संगत भुजा का अनुपात अगर दिया रहेगा, क्षेत्रफल का अनुपात कहेगा तो आप इसका स्क्वायर बट्टा इसका स्क्वायर कीजिएगा, और क्षेत्रफल दिया रहेगा तो 4 जैसे मान लीजिए जैसे दिया रहेगा क्षेत्रफल का अनुपात 4:9, तो 4 के वर्गमूल 2 और 9 के 3, वही आंसर होगा। बस ऐसा सवाल रहता है, इसमें से ज़्यादा पूछता है। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं, याद कर लीजिएगा। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, समकोण। पाइथागोरस प्रमेय का कथन क्या था, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, समकोण त्रिभुज। ये पाइथागोरस का नियम था, पाइथागोरस का कथन था। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किससे है, समकोण त्रिभुज से। अगला सवाल देखते हैं क्या है। अगला सवाल, दी गई आकृति में डी पैरेलल BC है, यानी कि यहाँ पे DE है और ये BC है, A है, तो कहता है x के मान। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये थेल्स का था, थेल्स का कथन था कि यदि किसी त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई अन्य रेखा खींची जाए, एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में काटते हैं, यानी इतना बट्टा इतना, x/16 और 34/17, 34/17 काटिएगा, 17 दूना 34, x बराबर तिरछा गुणा होकर कितने हो जाएगा 32 हो जाएगा। यहाँ देखिए दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, हम बताए हुए थे। क्षेत्रफल का दिया रहेगा तो उसका वर्गमूल लिख देना 3, 9 का वर्गमूल 3, 4 का 2, 3:2। यहाँ भी दिया है भुजा का अनुपात, यहाँ दिया है। देखिए अगर मान लीजिए क्षेत्रफल का अनुपात, मान लीजिए यहाँ पे 9:4 दिया है, अगर मान लीजिए 16:81 देता तो क्या होता है इसका आंसर, 16 के 4, 81 का 9, 4:9। यहाँ पे भुजा दिया है तो क्षेत्रफल के पूछ रहा है, तो 1 का वर्ग, क्षेत्रफल का अनुपात दिया रहेगा तो वर्गमूल लिख देना, और भुजा का अनुपात दिया रहेगा तो वर्ग कर देना। 1 का वर्ग 1 होता है और 2 का वर्ग 4, 1:4। एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 है, उसकी ऊंचाई निकाले। देखिए समबाहु त्रिभुज की भुजा दिया है तो क्षेत्रफल पहले निकालना होगा। माने ये मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, आपको ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, इसका ऊंचाई ये होता है, ये निकालना है। तो ऊंचाई का सूत्र होता है 2 गुने क्षेत्रफल बट्टा आधार। तो 2 गुने क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। तो √3/4 गुने 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, यानी 2 गुने यहाँ पे कितना गया √3a स्क्वायर, यहाँ पे 2 गुने क्षेत्रफल कितना है √3a स्क्वायर, आधार कितना है हमारे पास 2a, 2 से 2 कट गया, a से ही पावर कट गया, आंसर कितना आ गया √3। यानी कि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 2 है तो उसका ऊंचाई कितना होगा, तो क्षेत्रफल पहले निकालेंगे, क्षेत्रफल निकालने के बाद ऊंचाई वाला सूत्र लगाएंगे √3a, ये हमारा आंसर होगा। ये सब आपको ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, इसीलिए हम इतना शॉर्ट फॉर्म में बना रहे हैं। इसका क्लास आप कीजिएगा तो फिर आपको क्लियर होगा, क्लास मिल जाता है इसी चैनल पर, आप में जाइएगा तो फिर आपको मिल जाएगा आराम से √3a। बिंदु 4-3 किस चतुर्थांश में है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपको 4-3 ही देगा, कुछ भी दे सकता है।
एग्जाम में 4-3 ही नहीं देगा, कुछ भी दे सकता है। किस चतुर्थांश में, पहला कि दूसरा कि तीसरा कि चौथा, ये बात समझिए। बिंदु क्या है 4-3, 4-3। देखिए ये होता है कार्तीय तल। पहला पद ये होता है पहला, ये दूसरा, ये होता है तीसरा, ये चौथा। पहला पद में एक्स अक्ष भी होगा प्लस, वाई अक्ष भी प्लस, यानी प्लस प्लस। इसमें होगा एक्स अक्ष माइनस, वाई अक्ष प्लस। इसमें एक्स भी माइनस, वाई भी माइनस। इसमें एक्स प्लस, वाई माइनस। ये ध्यान रखना है। यानी कि 4-3 दिया हुआ है आपको बिंदु, 4 का प्लस और 3 का माइनस, यानी प्लस माइनस किस पद में है, प्लस माइनस चौथा में। तो इसका क्या हो जाएगा चौथा। आपको कहेगा, मान लीजिए कहेगा 4-5, मान लीजिए सवाल कहेगा 4-5 किस चतुर्थांश में है, तो इसका प्लस इसका प्लस, प्लस प्लस किस में होता है, प्रथम में। मान लीजिए कहेगा -4-5 किस चतुर्थांश में है, यानी माइनस है इसका प्लस, माइनस प्लस किस में होता है, तो दूसरा में, तो द्वितीय। इस प्रकार से आप जान सकते हैं। ये वाला नोट कर लीजिएगा। तो ये क्या मैं हुआ चौथा। कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6-4 की कोटि, कोटि एक्स अक्ष को भुज कहते हैं और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो कोटि का मान कितना है 4। इस प्रकार से अगला देखते हैं। तो इस 5 नंबर में क्या कहता है, बिंदु 2-3 एवं -2-3 के बीच की दूरी। देखिए दूरी, यहाँ मूल बिंदु से दूरी, इस बात को समझिए थोड़ा। अगर आपके पास 2 बिंदु रहे, ये बिंदु है 2-3 -2-3, इस दोनों बिंदु के जगह पर कुछ भी दे दे, कुछ भी मान दे दे, मान लीजिए 4-6 दे दे, 2-3 दे दे, मान कुछ भी दे सकता है। तो दूरी क्या है निकालने के लिए, तो ये सूत्र, इस सूत्र पर आप बैठा दीजिए, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 2 बिंदु के बीच की दूरी निकालने का ये सूत्र होता है। कोई भी 2 बिंदु रहे, मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए ये सूत्र है, इस पे बैठा दीजिएगा। आपको ऑब्जेक्टिव में ये भी सवाल पूछ सकता है कि बिंदु x1 y1 एवं x2 y2 के बीच की दूरी, तो इसमें सूत्र ही आपका आंसर होगा। अब मूल बिंदु में एक ही बिंदु देता है, ये पहले ही देखिए 2 बिंदु दिया रहेगा, इस बिंदु के जगह पर कुछ भी रहेगा इसमें बैठा देंगे। ये हुआ x1 के मान, x1 2 माइनस x2 के मान, माइनस में 2 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा का होल स्क्वायर, y1 के मान 3 माइनस y2 के मान 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 2 2 4 के स्क्वायर, यहाँ 0 के स्क्वायर, 16 प्लस 0 16 का वर्गमूल 4, यानी कि हमारा आंसर कितना हो जाएगा 4। अब मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी निकालने का सूत्र होता है √x² प्लस y²। x का मान 2, y का मान 3, यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, √13। ये हमारा आंसर आ गया। यानी √x² प्लस y² कीजिएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 प्लस 9, √13 आ गया। ये मूल बिंदु का सूत्र होता है, ये वाला। अब कहता है बिंदु A 8, 10 तथा B 4, 6 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु, वह मध्य बिंदु। अब मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 प्लस y2 बट्टा 2। ये होता है मध्य बिंदु का सूत्र। ये मध्य बिंदु का सूत्र बिंदु की जगह पर कुछ भी दे सकता है, ये बिंदु है इसके जगह पर कुछ भी दे सकता है। तो x1 8 प्लस 4 12 बट्टा 2 कितने होता है 6, 10 और 6 16 बट्टा 2 8, यानी 6 8 हमको आंसर आ गया। नहीं समझे बात को? अरे 8 x1 प्लस x2 बट्टा 2, y1 10 प्लस 6 बट्टा 2, इसको कि 8 4 12 बट्टा 2 6 नहीं होगा, 10 और 6 16 बट्टा 2 8, तो 6 8 हमको आंसर आ गया। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है, किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट सवाल हैं। y अक्ष से दूरी, कोई बिंदु है उसका y अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा, और कोई बिंदु है उसका x अक्ष से दूरी क्या कहलाएगा। बात समझिए पहले,
यहाँ पे हम थोड़ा नियामक बनाते हैं। मान लीजिए ये आपका कार्तीय तल हो गया, ये आपका हो गया कार्तीय तल। मान लीजिए ये बिंदु है, कोई भी बिंदु कहीं भी है, इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी ये वाला क्या कहलाता है? देखिए ये बिंदु एक्स अक्ष से यहाँ तक का दूरी ये वाला लाइन, तो इस वाला लाइन को क्या कहते हैं? इस वाला लाइन को क्या कहते हैं? वाई अक्ष। और वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, वाई निर्देशांक। वाई अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है? सॉरी यहाँ पे एक्स अक्ष से दूरी, ये बिंदु है, इसका दूरी एक्स अक्ष से क्या कहलाएगा? वाई अक्ष, यानी कोटि। वाई अक्ष कहाँ है? कोटि। और इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, सॉरी वाई अक्ष से दूरी, तो क्या कहलाएगा? भुज, यानी एक्स का मान। तो भुज एक्स निर्देशांक। नहीं समझे बात को? फिर से देखिए, फिर से देखिए, एकदम क्लियर से देखिएगा थोड़ा। यहाँ पे हम आपको बताते हैं। मान लीजिए ये कार्तीय तल है, ये कार्तीय तल है। मान लीजिए यहाँ बिंदु है, इस बिंदु का एक्स अक्ष से दूरी, तो एक्स अक्ष ये वाला है, एक्स अक्ष क्या है? ये वाला। तो इस एक्स अक्ष से ये बिंदु का दूरी, यहाँ लाइन ये वाला ना, ये वाला सीधा जो खारा होता है, इसे खारा है, वाई अक्ष के समांतर है ना, तो वाई अक्ष ना होगा, तो इसीलिए वाई अक्ष। इस बिंदु का वाई अक्ष से दूरी क्या होगा? ये इधर होगा, तो यानी कि ये एक्स अक्ष के समांतर है, यानी एक्स अक्ष। मोटा मोटी आप ध्यान रखिए ना, वाई अक्ष से दूरी पूछेगा तो एक्स निर्देशांक, और एक्स अक्ष से दूरी पूछेगा तो वाई निर्देशांक। वाई निर्देशांक को कोटि कहते हैं। अगला सवाल 109 हो गया। अगला 110 क्या है? 110 नंबर प्रश्न। सूत्र m1 f2 + m2 x1 m1 y2 + m2 y1 विभाजन सूत्र होता है ये। अब विभाजन सूत्र में देखिए, अंतः विभाजन, बाह्य विभाजन, विभाजन का दोनों चीज़ दिया, अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। तो आप अंतः विभाजन लिखिएगा। क्यों? क्योंकि ये मान लीजिए रेखा है, तो इसको बीच में अंदौरे में ना काट करके ये सूत्र लगाते हैं। ये m1 होता है और ये m2 होता है, तो इसीलिए इसका अंतः विभाजन मारिएगा। और बिंदु P xy की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु का सूत्र लिख दिया, क्योंकि बिंदु तो यहीं पे है ना, xy है। 10 π/2 का मान, 10 π/2 का मान कितना होता है? π/2 यानी कि 90 डिग्री। 10 90 का मान कितना होता है? sin 90 का मान देखिए कितना होता है? sin 90 का मान 1 और cos 90 का मान 0। 1/0 अपरिभाषित होता है, इसलिए 10 π/2 की मान अपरिभाषित होगा। 1/√3 किसके मान के बराबर है? तो 1/√3 किसके मान के बराबर होता है? tan 30 के मान के बराबर होता है। sec² थीटा माइनस एक क्या होता है? tan² थीटा का मान। ये सब सूत्र है बुआ, तो सूत्र आपको याद करना है। ये सब सारा सूत्र होता है। ये मान सारणी होता है। मान सारणी, आपको मान सारणी से 1-2 प्रश्न रहेगा ही, 100% मान सारणी से रहेगा। आप इस चैनल पर जा कर के वीडियो आप देखिएगा तो फिर आपको मिल जाएगा मान सारणी का वीडियो। अब हालांकि हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे देखिए मान सारणी का, आपको मान सारणी का ज़रूरत होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम आपको मान सारणी का बता देंगे। अगला देखते हैं, या सूत्र का भी ज़रूरत होगा कमेंट कीजिएगा तो हम फिर आपको बता देंगे। अगला देखते हैं, देखिए sin π/4 माइनस cos π/4 का मान क्या होता है? sin π/4 क्या होता है? sin π/4 का मान 1/√2, cos π/4 के मान 1/√2। π/4 के मतलब होता है 45, कट के क्या गया? 0, ये हो गया 0। a + b = 90, तो cos a का मान देखिए, आपको a + b = 90 दिया हुआ है, तो a बराबर कितने हो जाएगा? 90 - b, और b बराबर कितने हो जाएगा? 90 - a। तो आपको निकालना है cos a, यानी कि cos 90 - a का मान क्या है? b, यानी cos 90 - b क्या होता है? sin b। पूरा का सूत्र होता है बाबू, पूरा त्रिकोणमिति तो सूत्र पर ही है। अगर पूरा त्रिकोणमिति का यदि आपको सूत्र पता है तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। त्रिकोणमिति से 4-5 प्रश्न ऑब्जेक्टिव में आ ही जाते हैं, तो आपको वो सहायता हो जाए। sin b के मान के बराबर होगा, तो sin b में हम टिक मार देंगे। 3 थीटा = 90, तो cos थीटा का मान, यहाँ देखिए
आपको दिया हुआ है 3 थीटा बराबर 90, यानी थीटा का मान कितने हो जाएगा 90/3 होगा ना, थीटा बराबर 30। तो आपको निकालना क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि कॉस थीटा की जगह पर 30, कॉस 30 का मान वही होता है जो साइन 60 का मान होता है √3/2, √3/2 आपका आंसर होगा। 1 + tan² किसका मान होता है sec² का, ये सूत्र होता है इसका। हम आपको बोले ना पूरा त्रिकोणमितीय सूत्र पर आधारित 1 + tan² बट्टा cos² इसका क्या होता है, देखिए इसको अगर आप सॉल्व करते हैं 1 + tan² बट्टा cos² यानी 1 + tan² का क्या होता है sec² और cos² का क्या होता है cos² का 1/sin², 1/cos² बट्टा 1/sin², ये sin² ऊपर जाएगा यानी कि आपके पास आ गया sin² बट्टा cos², sin² बट्टा cos² का सूत्र क्या होता है tan², तो हम tan² हमारा आंसर आ गया। इसमें नहीं, इसमें कहाँ गया tan, ये हो गया। अब इसके बाद हम आपको 119 प्रश्न हो गया। अब इसमें आपको मोटा मोटी कुछ और प्रश्न होंगे, 50 प्रश्न और होंगे। अ 40-50 प्रश्न और होंगे आपको ऑब्जेक्टिव में, उतना ऑब्जेक्टिव आपको एक क्लास और ऑब्जेक्टिव के गणित के ऑब्जेक्टिव का एक क्लास और आपको कराएंगे, तो फिर आपका सारा ऑब्जेक्टिव कवर हो जाएगा इस प्रकार से और कंप्लीट कर लीजिएगा। गणित के ऑब्जेक्टिव के लिए इतना अगर कंप्लीट कर लेते तो फिर आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं। गाइड में से 400, 500, 600 ऑब्जेक्टिव कहाँ तक रटते रहिएगा और ज़्यादा दिमाग कहाँ तक लगाते रहिएगा। हम आपको फिर से कहते हैं कि आपको नया नया चीज़ नहीं बनाना है। अभी जितना कुछ आप सीख चुके हैं बस उसी को आपको रिवाइज करना है अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया, अब दिमाग को स्थिर देते हैं, आराम करते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक में क्या पढ़ेंगे। ऐसा गलती भूल करके भी नहीं कीजिएगा। आप जितना पढ़िएगा, अभी जितना पढ़िएगा उतना ध्यान रहेगा। मान लीजिए आप पढ़ाई अगर पूरी तरह से छोड़ देते हैं ना, हाँ ज़्यादा प्रेशर भी नहीं लेना है। जैसे पहले मेहनत एकदम पूरी तरह से रात दिन लगे हुए रहते थे, वैसा नहीं करना है। हमको सिर्फ जो हमारे पास हमको आता है ना, जितना हम सीखे हैं हर विषय में, उसको देखना है, उसको रिवाइज करना है। नया कुछ सीखना नहीं। नया कुछ सीखने जाइएगा तो फिर आपके पास जो है वो भूल जाइएगा। इसलिए नया सीखने के चक्कर में मत रहिएगा। जो भी चीज़ आपको आता है बस उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, आपका अच्छा सा नंबर आ जाएगा। तो ठीक है, इससे आगे हम कल देखेंगे।